नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश में कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मौतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के केसेस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। और इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के एक्सी वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी भी मिली है। अब दिल्ली में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। स्कूलों के खुलने के बाद केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 2 निजी स्कूलों में 13 बच्चों सहित 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये बात अलग है कि कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये महामारी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में कई राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस से एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों में चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी का कारण XE वेरिएंट है? क्या वैक्सीन लगने के 9 महीने बाद एंटीबॉडी घटने लगती है? देश में अभी किन लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, एक्सी वेरिएंट का कितना रोल है, किस तरह से अगर हम बूस्टर डोज को देखें क्या रोल है? ये तमाम सवाल, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ IMA से नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जुड़ेंगे, टीचर नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे ही, हम अगर स्कूल्स को देखें, स्कूल्स खोले हैं, 2 साल बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं और ऐसे में शुरुआत में ही कोरोना पॉजिटिव जब बच्चे हो रहे हैं, स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, क्या कमी नजर आ रही है? क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कमी है या घर वाले कोई कमी छोड़ रहे हैं? किस तरह से हम इसको देखें? धन्यवाद कोमल जी, आपने इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर आपने हम लोगों से जानना चाहा है आगे जी, और कहाँ पर किस स्तर पे जो कमी रही है। तो मेरा मानना, देखिए, मैं एक अध्यापक के साथ साथ एक अभिभावक भी हूँ। जहाँ तक अध्यापक के विषय की बात अगर मैं करता हूँ तो एक अध्यापक का तो मन बच्चों के साथ जब ही लगता है जब विद्यालय में बच्चे आए, किंतु एक स्वास्थ्य का जो विषय है वो बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल में हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, बच्चों को मास्क के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चे लगाएं, सैनिटाइजर और उनका जो थर्मामीटर से वो चेक करा करके सब भेजते हैं। लेकिन फिर भी कक्षाओं के अंदर बच्चे जो है आपस में एक साथ खेल कूद करना, घूमना फिरना, साथ साथ टिफिन शेयर करना, पेंसिल बॉक्स शेयर करना, सब चीजें वो सब भी साथ साथ चलती हैं। लेकिन अगर एक अभिभावक के रूप में यदि हम इस चीज को देखें तो अभिभावक के रूप में अगर हम देखेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, है ना। और ये वाला जो वेरिएंट आ रहा है इसमें अगर हम देखें इस बार तो विद्यालय से स्टार्टिंग हो गई है इस चीज, और छोटे छोटे बच्चे भी जो है इसमें संक्रमित हुए हैं। यहाँ तक कि जो अध्यापक है वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो साहब, इस विषय पे यदि हम कहें तो 9th-10th के जो बच्चे हैं, हमारे 11th-12th के बच्चे हैं, उनको तो कहीं ना कहीं हमने डोज दिलाने का काम कर दिया है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्थिति अभी वैक्सीनेशन वाली नहीं हो पाई है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए, यदि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं। हम 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम करा करके उनको बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस साल भी अगर हम पढ़ाई और एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन कराएं तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए पहले जान जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद की। लेकिन आखिर कब तक नवीन जी? क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहेगा, एक दिन तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि फिजिकली रूप से बच्चे वहां पर मौजूद हों, क्योंकि कोरोना जो है खत्म कभी नहीं होने वाला। हाँ, उसे हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम खुद को बचाएं ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही ये कह दिया गया था कि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसके साथ रहने की हमें आदत डालनी होगी, हमें किस तरह से बचाव करना है ये समझना होगा। अब ऐसे में हम स्कूल प्रशासन की तरफ से कैसे इंतजाम है? क्या स्कूल में कोई कमी है या बच्चों को सही तरीके से जागरूक नहीं किया गया है या घर से किसी तरीके से बच्चों को जागरूक नहीं किया जा रहा है? ये भी सब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इंतजामों पर भी ज्यादा डिपेंड करते हैं। और छोटे बच्चों को लेकर ज्यादातर जो, क्योंकि वैक्सीन को अगर हम देखें तो छोटे बच्चों को लेकर ये चिंता ज्यादा है। छोटे बच्चों को कैसे संभालते हैं? तो मुझे देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो इतनी गंभीर बीमारी है, बच्चे स्वयं में अवेयर हैं। लेकिन अभी क्या है, इस बीमारी को बच्चे और बाकी सब लोग भी इतने डीपली नहीं ले पा रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों की प्रवृत्ति होती है खेलना कूदना,
बच्चों के साथ मिक्सअप होकर रहना, है ना। अभी तक जो हमारे 2 वेरिएंट्स रहे उसमें देखेंगे अभी बड़ों के ऊपर वो उसका ज्यादा असर रहा, छोटे बच्चों को अभी इस विषय में नहीं पता है। तो पेरेंट्स की, टीचर्स की और समाज की सभी की जिम्मेदारी और विशेषकर सरकार की और जो हमारी मेडिकल टीम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें। रही बात विद्यालय में आने की, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चे विद्यालय में आकर के ही पढ़ाई करें। ऑनलाइन का जमाना है, सभी लोगों को आदत पड़ गई है ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन भी एग्जाम कराया जा सकता है। नवीन जी, लेकिन ऐसे में ये भी देखा गया कि ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन स्टडीज़ के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। चाहे हम बच्चों की आइज़ को लेकर बात कर लें या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस को लेकर बात कर लें, खुद पेरेंट्स की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। निश्चित आपका कहना बहुत सही है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। यहाँ तक कि मैं स्वयं भी, मेरा जो चश्मा लगा है वो इन्हीं 2 साल के अंदर चश्मा लगा है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो एक निर्धारित समय के बाद भी चलती है, क्योंकि बच्चे को जिस तरह पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो रात को बैठ करके पढ़ रहा है तो रात को क्वेश्चन पूछ लेता है, दिन में क्लास खत्म होने के बाद उसको काम करने में कोई समस्या आई तो वो जब पूछ लेता है, कोई ना कोई समस्या रहती है। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि जो हमारे यूपी बोर्ड के स्कूल हैं उसमें बच्चों के पास संसाधन पूरे नहीं है, उसकी वजह से उनको और ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ तक विद्यालय खोलने की बात है, देखिए अब इसी कोरोना के साथ हम लोगों को साथ रहना है, लेकिन हम जान से ज्यादा बढ़ करके इन सब चीजों को, बाकी चीजों को नहीं मानते। उनके परिवार से, घर से कोई ना कोई मरा है, गया है, उसके घर जाकर के पूछिए ना उसका क्या दर्द है। जो आदमी चला गया उसका कहाँ, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। और बच्चों के साथ तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, वो भले ही पढ़ाई ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अपने बच्चे की जान पहले सुरक्षित चाहते हैं। अगर स्कूल में मैनेजमेंट की हम बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें ड्यूरिंग द क्लासेस, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, छोटे बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एहतियात भी बढ़ती जा रही है, वो फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपसे जानेंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में सरकार की तरफ से ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इवन हम लोग अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, फिर भी बच्चे बहुत सारे आज देखिए मेरे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा चल रही है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही आ गए। अब उनको कैसे भगाएं? हमने अपनी तरफ से उनको मास्क दिए, प्रशासन ने दिए, जो मतलब स्कूल मैनेजमेंट है उसने प्रयास किया कि सब बच्चों को मास्क दिया, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत देते हैं। नवीन जी, अगर हम 2 साल पहले के क्लासेस को देखें, आज के क्लासेस को देखें, तो कितना कंपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस आ चुके हैं? मैडम देखिए, पढ़ाई में बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे को लिखने की आदत खत्म हो गई है। मैं अपने विद्यालय की बताता हूँ, जो हमारा यूपी बोर्ड का स्कूल है उसमें बताता हूँ, 6, 7, 8 में बच्चा बिना परीक्षा के पास हो जाता है। उसके बाद कोरोना आ गया 9th में आकर के, 9th में उसको सरकार ने आदेश दिया कि हर बच्चा जो है प्रमोट कर दिया जाए, वहाँ से भी वो पास हो गया। उसके बाद आई 10th क्लास से पिछली बार एग्जाम नहीं हुआ, वहाँ से भी पास हो गया। 11th इस साल है, अब इस साल बच्चे ने, जब हम कॉपी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेम स्थिति 12th क्लास की है। बच्चे को लिखने की आदत खत्म हो गई है, इतना ज़्यादा पढ़ने की उनको आदत नहीं रही है। ऑनलाइन एग्जाम देने में उनको कहीं ना कहीं से इधर उधर से मदद मिल जाती थी, जो कि अब विद्यालय में ऑफलाइन कराने में नहीं मिल पा रही है। तो बच्चों का स्तर कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। नवीन जी, अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर और बच्चों की जो दिमागी क्षमता है उसको लेकर, क्योंकि ये 2 साल जिस तरह से, अगर हम पेरेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उनका कहना कि बच्चों की क्षमता पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और वाकई में ये साफ नज़र भी आया है। अगर हम इस चीज़ को लेकर बात करना चाहें तो कैसे देखेंगे? क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ ठीक है, कोरोना को लेकर सही रास्ता नज़र आता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपने भी बताया कि लिखने की आदत खत्म हो गई है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, और कई सारे बड़े बच्चों की, अगर छात्रों की हम बात करें तो ऑनलाइन स्टडीज़ के बाद कुछ और ही वो ऑनलाइन देखने लग जाते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलने लग जाते हैं। ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर और ऑफलाइन स्टडीज़ को लेकर, कितना गहरा और असर देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित आपने सही कहा। इवन मैं एक दिन अपने बच्चे को भी देख रहा था, वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। जिस समय उसको मैं नोटिस कर रहा था, तब तक तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। मेरे हटने के बाद उसने उसको मिनिमाइज करने के बाद अपना गेम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक कि ऐसे भी शिकायतें मिली हैं अभिभावकों की कि बच्चे जो है कुछ और चीज़ें उस पर देखने लगे हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए उसमें।
लेकिन ऑनलाइन चीज़ें सब अवेलेबल हैं और सब चीज़ें बीच बीच में आकर के शो होती रहती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी क्यूरियोसिटी ये भी है कि भाई ये क्या आ रहा है नई चीज़, तो मैं उसको भी देखूँ। तो निश्चित बच्चे का डाइवर्जन तो पढ़ाई से अलग हुआ ही है और पढ़ाई का नुकसान है, और ये अभिभावकों को, सरकार को, इस देश को, सबको झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये स्थिति केवल इंडिया की नहीं है, सभी देशों में बच्चों का स्तर इस तरीके का गिरा होगा निश्चित। नवी जी, एक और चीज़ भी आपसे जानेंगे, अगर हम पेरेंट्स की तरफ से राय लेने की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वहाँ स्कूल में हैं और टीचर्स के साथ मीटिंग भी हुई होगी, तो पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना है इस बार के क्लासेस को लेकर? मैडम, पेरेंट्स जो है, जो हमारे यूपी बोर्ड के पेरेंट्स हैं, वो गरीब पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं एक ही कमरे के मकान में रहते हैं। पूरा का पूरा परिवार जब लॉकडाउन हो जाता है तो पूरा का पूरा परिवार एक ही कमरे के अंदर गुजर बसर करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है, बच्चे को भी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में जहाँ पढ़ाई का एक माहौल तो बन नहीं पाता घर के अंदर, क्योंकि शोर धूम मचता रहता है। बच्चा चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए और चीजें सीखे, और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों के साथ ही होता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो रह करके बच्चा बोर हो जाता है, बच्चे के साथ पेरेंट्स बोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, कुछ नया सीखे, कुछ ज्यादा सीखने का प्रयास करे, लेकिन जब इस ओर जान की बात आती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई हमारा बच्चा पहले सुरक्षित रहे, बाकी सब चीज़ से बात की। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच IMA से नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार डॉक्टर नरेश, चौथी लहर की आहट सुनाई दे रही है और बच्चों पर इसका ज़्यादा असर, क्योंकि 2 साल बाद जब स्कूल्स खुले हैं, फिजिकली जब क्लासेस हो रही हैं, तो कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए जा रहे हैं, स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में अगर हम चौथी लहर के बारे में पहले जानना चाहें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कोमल, मैं आपको एक जमीनी सच्चाई बताऊं। जैसा कि हमारे एजुकेशनिस्ट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते हैं कि 2 साल बच्चों के बहुत खराब हुए हैं, इतने खराब हुए हैं कि मैं कहूँगा कि जिस दौर से गुजर रहा था, चाहे वो प्राइमरी स्कूल था, चाहे वो नर्सरी था, सेकेंडरी था या हायर एजुकेशन थी, उसमें बहुत नुकसान पहुंचा है। और जो छोटे बच्चों को, जिनको भी अभी अपनी एजुकेशन स्टार्ट करनी थी, उनकी तो बुनियाद ही काफी हिल गई है। तो उस तहत एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जो कैंपस एजुकेशन है वो दोबारा स्टार्ट की जाए, और जो कि बहुत बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चा न केवल स्कूल जाता है, जो टीचर से कुछ पढ़ता है, बच्चा आसपास के दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन से, बोलना, कैसे इंटरेक्ट करना, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। और उसके ऊपर अब तीसरी जो चौथी लहर का हल्का डर हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा विश्वास दिला दूं कि मत भूलिए कोमल कि जो तीसरी लहर थी वो इतनी भीषण नहीं थी। तीसरी लहर में जो ओमाइक्रॉन वायरस था, जो कि हम जानते हैं वो ट्रांसमिसेबल ज्यादा था, लेकिन वो कभी बहुत हर्टिंग या बहुत विरुलेंट नहीं था। तो दैट डजंट मीन कि मैं चौथी लहर के बारे में कुछ कह पाऊं। जो शोर शराबा जो ओमाइक्रॉन XE वायरस का सुनने को मिल रहा है, उस तहत कहेंगे कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात का दुख मुझे जरूर रहेगा कि हमारे देश में जब बात खुलती है तो टोटल खुल जाती है। अब इतना बुरा हाल हो गया है कि लोगों ने सड़कों पे, ऑफिस में, कहीं भी मॉल्स में, मतलब कि मास्क लगाना ही बंद कर दिया है। तो आई वुड से आपके चैनल के थ्रू मैं दर्शकों को सिर्फ एक ही संदेश देना पसंद करूंगा, यू नीड नॉट पैनिक। जहां तक आपने कहा कि कुछ स्कूल के बच्चों को कुछ पॉजिटिव पाया गया है, कुछ टीचर्स को पॉजिटिव पाया गया, आगे आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, तो मेरा एक अपना विश्वास सा है कि स्थिति अभी बहुत खराब नहीं होने के चांसेस, लेकिन एहतियात पूरी तरह बरतना बहुत जरूरी है। जो भीड़ भाड़ शुरू हो गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई है, जो मास्क का लगाना बंद हो गया है, वो हम स्टार्ट करें। पर से मेरे हिसाब से एजुकेशन को और ज्यादा बिगड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस मैटर ऑफ बच्चों के पूरे भविष्य की बात है, आने वाले पूरे करियर की बात है। तो अभी तो मैं समझता हूँ जो चल रहा है, डिस्पाइट फ्यू इफ्स एंड बट्स, उसको चलने दिया जाए। डॉक्टर नरेश, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि XE वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा ये संक्रामक है, खतरनाक बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, जो ओमिक्रॉन XE है ये ट्रांसमिसिबल तो उससे भी ज्यादा माना जा रहा है। आपको याद होगा जब तीसरी लहर आती थी तो परिवार के एक इंसान को नहीं, परिवार में अगर 10-12 लोग रहते हैं तो 12 के 12 एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं। हमें इस बात का ज्ञान है। लेकिन ये भी सच है
जो लास्ट हमारा वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था ये बिल्कुल भी विरुलेंट यानी कि उसमें कोई बहुत ज्यादा मानव जाति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं थी। तो हम इसी उम्मीद पे जिंदा हैं कि शायद आने वाला वायरस थोड़ा सा कम विरुलेंट होगा। और प्लस जो हमारा वैक्सीनेशन प्लान चल रहा है, मत भूलिए कि करोड़ों लोगों को, ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ लोगों को पहली डोज भी लग चुकी है, दूसरी भी लग चुकी है, और बूस्टर जो कि पहले 60+ वालों को खोला गया था, अब आपने देखा होगा कल से 10+ थ्रू सबको खोल दिया गया है। तो मैं लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि आप डरो नहीं, अपना वैक्सीनेशन जिस भी स्टेज पे हो, आप फर्स्ट के स्टेज पे हो, सेकंड के स्टेज पे हो, बूस्टर के स्टेज पे हो, वो लगवाइएगा। एंड मीनवाइल अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर नरेश, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र शुरू से ही वही राज्य रहा है जहां पर हर बार कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं और सबसे ज्यादा आंकड़ा वहीं देखा गया है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो एक्सी वेरिएंट का मेन रोल बताया जा रहा है कि यही वजह है जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक्सी का कितना रोल देखा जा सकता है? देखिए, अब जो ये कोरोना वायरस है ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है और बहुत तेजी से बदलता है। लेकिन जो अब वेरिएंट्स आ रहे हैं, चाहे हमारे देश का वैक्सीनेशन थोड़ा, हमारा जो इम्यून स्टेटस पहले से थोड़ा सुधर गया है। आपको याद होगा कोमल, हम हमेशा बात करते थे, इम्यूनिटी की बात करते थे और एक हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो पूरे झुंड में आ जाती है, पूरे समूह में आ जाती है। तो कहीं शायद ये मानना पड़ेगा कि हम सब में एक हर्ड इम्यूनिटी आ रही है और उसी तहत जो भी वायरस आता है वो तेजी से आगे चला जाता है। तो अभी चाहे पॉजिटिव आ रहा है तो भी आम जनार्दन को मेरा एक ही संदेश रहेगा, फॉलो कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम डोंट बी पैनिकी। आई थिंक जो आप स्कूल एजुकेशन की बात कर रही थी, स्कूल्स अभी तो देखो समर वेकेशन होने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन आई वुड से एट दिस स्टेज कोई ऐसी पैनिकी डिसीजन ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट और एजुकेशनिस्ट पार्ट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नहीं लिया जा सकता जिससे बच्चों का हम एकदम सब कुछ डाउन हो जाए। आई थिंक वी हैव टू बी क्वाइट केयरफुल फॉर ऑल दिस। डॉक्टर नरेश, हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं, टीचर हैं और खुद एक अभिभावक भी हैं, जिनका कहना कि ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या हम इसको पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं? देखिए, आपको पता होगा जब हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं तो वहाँ तो ऑल द ईयर सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है मोस्टली। हमारे देश में ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी कम है। तो पहली बात तो जो क्लासेस हैं, मैंने देखा है कि जो बच्चे भी 2 साल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं पाए जा रहे। दे आर नॉट बीइंग फाउंड वेरी एप्रोप्रिएट फॉर द जिस किस्म की उनको एजुकेशन दी गई थी उतना एप्रोप्रिएट नहीं पाया गया है। और दूसरा ये कि उसका एग्जामिनेशन हमेशा देखो मॉडल फिर हाइब्रिड रखना पड़ेगा कि भले कि आप आना चाहो तो फिजिकल आओ, नहीं तो ऑनलाइन दो। तो आई थिंक इट इज ये बहुत ही एक बहुत सेंसिटिव मामला है। आई थिंक क्वाइट ए फ्यू जो प्लेयर्स हैं इस खेल में, इसमें उन सबको बैठना पड़ेगा और फिर एक बहुत ही समझदारी का फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, नवीन जी आपके पास आऊंगी। अगर हम क्लासेस को लेकर बात करें, क्योंकि अब स्टूडेंट्स ने फिजिकली क्लासेस अटेंड करना शुरू किया है, तो कैसे मैनेज करते हैं क्लासेस को? मैडम देखिए, क्लासेस को जो मैनेज करने का तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे क्लास में जो टीचर रहता है वो अपने हिसाब से उनको पहले से ही गाइडलाइंस दी हुई होती हैं कि उसको किस प्रकार से क्लास को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से क्लास में सावधानियां बरतनी हैं और बच्चे क्या करें क्या ना करें उस चीज़ का हमारे टीचर्स ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे लंच टाइम है, लंच टाइम होता है तो बच्चे एकदम से दौड़ करके बाहर निकलते हैं और फिर सारे मिक्सअप हो जाते हैं। तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को मैनेज करना, उस समय समझाना। अगर घर से ही गाइडलाइंस उनको मिले, हम लोग तो जो बताते हैं बच्चे हमारी बात मानते हैं, लेकिन 100% बातें बच्चे नहीं मानते क्योंकि उनकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। डॉक्टर साहब ने जो कहा, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। निश्चित ही ऑनलाइन क्लासेस चल जाए तो भी विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी समर वैकेशन में बहुत लंबा समय बचा हुआ है हमारे पास। अभी हमारे CBSE बोर्ड के एग्जाम 26 अप्रैल से हैं स्टार्ट। तो ऐसे समय में और जहाँ गाजियाबाद और दिल्ली NCR में जो कोरोना वेरिएंट्स के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है एग्जाम आने तक तो बहुत ज्यादा फैल चुका होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई इस प्रकार से कोई लाइन बनती है कि अगर
ऐसे ही काम चल जाए बिना एग्जाम के, और हो सकता है तो कराया जा सकता है। चलिए डॉक्टर नरेश, छोटे बच्चों को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। छोटे बच्चों को मैनेज करने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अगर हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, क्योंकि अभी तक हम उन छोटे बच्चों को लेकर बात करें जिनको वैक्सीन नहीं लग रहा है, या फिर उनकी बात कर लें जिनकी 2 डोजेस के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि चौथी लहर आप बता रहे उतनी ज़्यादा असरदार नहीं है। देखिए कोमल, मैं दोबारा से शब्द दोहरा रहा हूँ। अभी आज से 7 दिन पहले तक जब पहला केस मुंबई में देखा गया और दूसरा गुजरात में देखा गया, तो तब उस वक्त कुछ केसेस लगातार आने शुरू हुए हैं। तो आई वुड से कि अभी इतना ज्यादा हमें पैनिकी नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। बिकॉज हमारा देश का एजुकेशन पॉलिसी वाइज कुछ भी बदला नहीं जा सकता। बिकॉज बड़ी मुश्किल से 2 साल की मुशक्कत के बाद ये बच्चे स्कूलों में पहुंचे हैं, और ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है बच्चों को स्कूलों में लाना। खांचा एक बन चुका है, ऐसा खांचा जो कि मेरे हिसाब से काम ठीक ठीक कर रहा है। अगर एक बार दोबारा से वो पैनिक की लहर जुड़ गई तो फिर अब जो पेरेंट्स है वो दोबारा डर जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जान जरूरी या ज्ञान जरूरी, तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो आई वुड से अभी तो हमें टोटल ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिसमें जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उन सबको अच्छे से देखा जाए, एक डिस्टेंस एजुकेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एजुकेशन दी जाए, जो टीचर्स है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए, तो स्टाफ का अच्छा वैक्सीन हो जाए। तो अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूँ इस खांचे को अब हम तोड़े नहीं, वो इस खांचे को ऐसे कैसे चलाया जाए। और हम ये भी जानेंगे क्योंकि चौथी लहर की आहट, इस तरह से क्या हम आगे भी कई लहरें देख सकते हैं? आई वुड से देखो कोमल, कहीं ना कहीं हमें डाउन द लाइन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। देखिए, मत भूलिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 138 करोड़ का, और यहाँ कुछ इलनेस तो आपको पता, हम रोज ही कहते हैं कि बच्चे को फ्लू हो गया, टीचर को फ्लू हो गया, वायरल हो गया, तो कहते थे। तो हमारा जो एक साइंटिफिक मत है, जो एक वैज्ञानिक मत कहता है कि हमारे देश में जो कोरोना है वो एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक मीन्स कुछ न कुछ इलनेस साथ चलती रहेगी। मत भूलिए कि समाज को या सोसाइटी को टोटली डिसीज फ्री करना पॉसिबल शायद नहीं होता, क्योंकि कुछ न कुछ इलनेस चलती ही रहती है। तो हमारा मानना है एट ए माइक्रो साइंटिफिक लेवल दैट कोरोना विल बिकम वायरल ऑफ कमिंग ईयर। और प्लस जो वेव्स आप कहते हैं, जो लहर आएगी, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी लहरें आने वाली हैं, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है, लोग बाग थोड़े जागरूक हो चुके हैं। और अभी भी हमारे जैसे आपके टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से हम हमेशा लोगों को निर्देश और संदेश हमेशा देते रहते हैं कि आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिए। तो उससे भी शायद हमें कुछ ना कुछ कहीं मदद मिल रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वी विल नॉट हैव मेनी मोर वेव्स। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने आज तक जो देखा है, कोई भी वायरस नया आता है वो प्रटर्न दिखाने के बाद वो अपने आप ही डाई आउट करने की कोशिश करता है। जैसे हेपेटाइटिस आया था, जैसे HIV आया था, इबोला वगैरह वायरस आए थे, तो अपने आप ही समय के साथ साथ खुद ही वीकन पड़ जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वी विल नॉट हैव मेनी मोर वेव्स। ये जो चौथी वेव है, ये छुट-फुट दिख रही है हमें, ये भी एक बहुत कमजोर वेव होके शायद यहीं खत्म हो जाए। ये हमारी उम्मीद भी है, वो हम सबको मिलकर कोशिश भी करनी चाहिए। डॉक्टर नरेश, शुरुआत में ही कहा गया था कोरोना खत्म नहीं होगा, इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। जिस तरह से आपने कहा कि हमें अलर्ट रहना होगा, और वैक्सीन को लेकर आपने तमाम जो जानकारी दी, और जिस तरह से लहरों को लेकर कहा जा रहा है, ये भी हो सकता है कि हम कई और लहरों का सामना करें। आपने कहा इतनी हावी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर बूस्टर डोज को लेकर बात करें, कई लोग बूस्टर डोज इग्नोर कर रहे हैं, इसका कितना असर रहता है? देखिए, ये थोड़ा फैसला लोगों का गलत है। देखिए, जितना मर्जी कह लो, जब हमारे पास ऑप्शंस कम होती हैं, तो जो ऑप्शन हमारे पास होती है हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले 4 महीने जनवरी ऑनवर्ड थोड़े ठीक निकल गए, 3 महीने, तो लोग आपको लगा भाई ये निपट गया मामला, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना पसंद करूंगा, प्लीज गो फॉर
बूस्टर वैक्सीनेशन, उसको आप एकदम अनाउंस हो गया। अब तो प्राइवेट वर्ल्ड में भी आ गया है, उसको वो जब डिस्पेंसरी नहीं जाना चाहते या फ्री वाली वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, तो इट इज अवेलेबल एट ऑल मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इन ऑल अक्रॉस इंडिया। तो वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, अपना बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। लोग सोचते हैं कि फलाना को तो 3 डोज लग गई थी तो भी उसको कोरोना हो गया। तो उन लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, कई बार बचाव 16 आने यानी कि 100% नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। यानी कि इवन इफ यू आर नॉट 100% सेव्ड, यू आर 70% सेव्ड, यू आर 80% सेव्ड, आपकी बीमारी बिगड़ेगी नहीं। और ये बात मैं कहूंगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको की कोमोर्बिडिटीज हैं, जो किसी बीमारियों पे, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर पे स्टेबलाइज चल रहे हैं, उनका बचाना और भी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश और नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चौथी लहर की आशंका और एक्सी वेरिएंट मुख्य कारण बताया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ने का ये कारण है। लेकिन डॉक्टर नरेश ने जिस तरह से बताया कि लहरें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इतनी ज्यादा असरदार नहीं होगी। जरूरत है हमें अलर्ट रहने का और बूस्टर डोज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपकी डोजेस को 9 महीने हो चुके हैं तो बूस्टर डोज जरूर लें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।